बात हमने रखी है उसको हम निचोड़ निकाल के सामने रख सकें। मॉडर्निज्म ने क्या किया, सबसे पहले समझे रोल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। इंफॉर्मेशन ट्रेवल करने के लिए ब्रिज चाहिए था, प्रिंटिंग प्रेस ने वो ब्रिज दिया। वो ब्रिज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह बना। कैसे? क्योंकि नॉलेज फैला, टेक्निकल इंफॉर्मेशन फैली, मैकेनिज्म समझे गए, मशीन्स खड़ी हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों को अट्रैक्ट किया कि वो दूर देहातों से निकलकर शहरों की तरफ आए, तो अर्बनाइजेशन हुई। अर्बनाइजेशन की वजह से जिस चीज ने जन्म लिया वो था इंफॉर्मेशन, क्योंकि लोग आपस में मिले, इंफॉर्मेशन आई। इंफॉर्मेशन ने जन्म दिया आइडियाज को। लोग आपस में बैठे, मुख्तलिफ आइडियाज आपस में डिफ्यूज हुए। 6 चीजों के ऊपर असर पैदा हुआ। आर्ट के ऊपर। आर्ट से मुराद क्या? आपकी पेंटिंग्स, आपका म्यूजिक, आपका लिटरेचर। कल्चर, आपके नॉर्म्स, मिलने शिलने के तरीके, त्यौहार असरअंदाज हुए। साइंस, आपका नॉलेज, पूरी की पूरी फिलॉसफी मुतासर हुई। आपका रिलीजन, रिलीजन इसके ऊपर असरअंदाज हुए। और इसी तरीके से पूरी की पूरी रीत रवायत जो मजहब ने डाली थी वो उखड़ कर रह गई। सोसाइटी, आपकी सोसाइटी को सोचने का जो दिशा है, जो तरीकाकार है, वो टोटली बदल कर रह गया। कोई कहने लगा इंडिविजुअलिज्म, कोई कहने लगा कलेक्टिविज्म, कोई कहने लगा आइडियलिज्म, कोई कहने लगा ऑर्गेनिकिज्म, कोई कहने लगा यूटिलिटेरियनिज्म। पॉलिटिक्स के अंदर आपके लिए डेमोक्रेसी सामने आई, सेकुलरिज्म सामने आया, नेशन स्टेट सामने, मुख्तलिफ चीजें असरअंदाज आपके सामने हुई। अब मैं आपके सामने नतीजा रखता हूं इनका, जो एग्स निकलकर आपके सामने आए वो क्या है। 3 चीजों के ऊपर बुनियादी तौर पर इफेक्ट किया मॉडर्निटी ने। नंबर 1 पॉलिटिक्स, नंबर 2 सोशियोलॉजी, नंबर 3 साइंस। पॉलिटिक्स के अंदर 3 चीजें सामने आई मॉडर्निटी के नतीजे में। सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, नेशन स्टेट। सेकुलरिज्म देख चुके, डेमोक्रेसी पे बात करेंगे, नेशन स्टेट। डेमोक्रेसी तरीकाकार, कैसे आप इलेक्ट होंगे, लेजिस्लेशन कैसे होगी, सोसाइटी में कानून साजी कैसे। नेशन स्टेट, छोटे छोटे स्टेट, छोटे छोटे मुल्क बनना शुरू हो गए। पॉलिटिक्स के ऊपर ये आपके सामने चीज आई। सोशियोलॉजी में 7 चीजें। ये 7 चीजें कंप्लीट नहीं है, बल्कि मैंने मोटी मोटी चीजें पकड़ी हैं कि मल्टीपल चीजें इन 7 चीजों के अंडर आ जाएंगी। नंबर 1 टॉप पे सोसाइटी को देखने का इंडिविजुअलिज्म सामने आया। इंडिविजुअलिज्म, जैसे स्पेंसर ने कहा, फर्द मुआशरे से बड़ा है, इंडिविजुअल सोसाइटी से बड़ा है, खुदा बना दिया इंडिविजुअल को। आइडियलिज्म, चीजों को उनकी रूहानियत में देखना शुरू किया, उनकी हकीकत से मुंह फेर कर। नंबर 3 मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स की बुनियाद को मैंने इसलिए रखा है कि मार्क्सिज्म की बुनियाद में छोटे छोटे मटीरियलिज्म आता है, सोशलिज्म आता है, कम्युनिज्म आता है, न्यू मार्क्सिज्म आता है, मुख्तलिफ चीजें आती हैं। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का मतलब है इश्तराकियत, क्योंकि जब मार्क्सिज्म आया था उस वक्त रेवोल्यूशन के अंदर ऑब्वियसली मजदूर अपना जो फ्यूडल्स हैं उनकी आपस में जंग हुई और बादशाहों को उलटकर मजदूर की हुकूमत लाई गई। और कैपिटलिज्म में बेसिकली ये चीज हुआ कि मजदूर और सरमायादार की जंग हुई, सरमायादार निजाम के अंदर। तो वहां मजदूर ने सरमायादार से यह कहा कि मेरी मेहनत की मैं कमीशन बेस पे मैं तुम्हारा शराकतदार हो जाऊंगा। शराकतदारी से इश्तराकियत निकली, कैपिटलिज्म के सब मिलकर पैसा बनाए अपनी अपनी परसेंटेज के मुताबिक। 5वीं चीज जो निकलकर सामने आई वो लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म का मतलब यह था जो जैसे जहां जो करना चाहते हो, जैसे सोचना चाहते हो सोचो, तुम्हें तुम्हारी मर्जी है। 6ठी चीज सोसाइटी को देखने की यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब यह था कि कोई भी काम अच्छा इसलिए है कि उसका फायदा है या नहीं, और कोई काम बुरा इसलिए है कि उसका नुकसान है या नहीं। तो ये चीजें बजाय इसके के किसी के अंदर ओरिजिनल वैल्यू होती, किसी के अंदर लॉजिक होती, वो लॉजिक की बजाय सोसाइटी में कोई चीज अगर किसी को नुकसान नहीं दे रही, मैं शराब पी रहा हूं, मैं रेप कर रहा हूं, मैं अगर कोई चीज ऐसी कर रहा हूं जो कि सोसाइटी के अंदर नुकसान किसी बड़े पैमाने पर किसी दूसरे को नहीं दे सकती, मुझे वो करने का हक हासिल है। नंबर 7, आप जानकर हैरान होंगे कि मैंने डार्विनिज्म को साइंस की कैटेगरी की बजाय सोशियोलॉजी में रखा, इंटेंशनली रखा। डार्विनिज्म का साइंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली डार्विनिज्म सोसाइटी को देखने की दिशा थी, इंसान जानवर से इवॉल्व हुआ है। बेसिकली डार्विनिज्म एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी थी जिसकी वजह से मार्क्सिज्म में या कैपिटलिज्म में या इंडिविजुअलिज्म में या इवन यूटिलिटेरियनिज्म में आपको डार्विनिज्म की छाप दिखाई देती है कि वो ये कहते हैं हर चीज के अंदर सोसाइटी में कि सोसाइटीज भी डार्विनियन एवोल्यूशन, जो कि पहले साइंटिफिक राम में आती थी, फिलोसॉफिकल राम में आती थी, उसको सोसाइटी के अंदर डालना शुरू कर दिया कि जैसे 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 बच्चा जवान होता है वो इवॉल्व होता है, ऐसे सोसाइटी जवान होती है वो इवॉल्व होती है। तो डार्विनियन एवोल्यूशन जो है वो बेसिकली सोशियोलॉजी की कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने इसी बुनियाद के ऊपर रखी है कि डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम पर जर्मनी ने जो किया, इसी तरीके से ऑर्गेनिकिज्म जो है वो बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी डार्विनियन सोशियोलॉजी को ही लेकर चलता है। डार्विन जिस तरीके से सोसाइटी को देखता था, डार्विनियन सोशियोलॉजी ही है जिस बुनियाद के ऊपर यह कहा गया
कि आप लोग क्यों इतने बड़े पैमाने पर गरीबों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। नेचर को अपना फैसला करने दें। जो गरीब है, जो बीमार है, जो कमजोर है, उसको मरने दें, बल्कि खुद मार दें, मिट जाने दें, ताकि आपका सरमाया उन लोगों की तरक्की में लग सके जो फिट हैं और जो सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए डार्विनिज्म को मैंने सोशियोलॉजी की कैटेगरी के अंदर। नंबर 1 साइंस के अंदर स्केप्टिसिज्म आया। स्केप्टिसिज्म का मतलब मैं बता चुका हूं, हर चीज को शक की निगाह से। अपने अब्बू को भी कहना तब तक नहीं मानूंगा जब तक डीएनए नहीं देना। ठीक है जी, ये आप समझ ले आसान लफ्जों में। एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म का मतलब मैंने आपके सामने रख दिया, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, सेंसेस, जो चीजें आ सकें सामने, ऑब्जर्व हो सकें, उनको मानूंगा। पॉजिटिविज्म, जो चीज भी सबूतों की बुनियाद के ऊपर सामने आएगी वो चीज को हम कबूल। नजरिया सबूतियत, सबूतियत की बुनियाद के ऊपर आ गए। नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म साइंस के अंदर जो फिलॉसफी दर आई मॉडर्न टाइम के मुताबिक वो ये थी कि हर चीज की नेचुरल एक्सप्लेनेशन देना और डिवाइन इंटरवेंशन को कम कर देना। ये कहना शुरू करना कि बारिश इसलिए नहीं होती कि अल्लाह करता है, बारिश इसलिए होती है कि सूरज पड़ता है समुद्र के ऊपर, भाप बनती है, या ग्लेशियर्स के ऊपर भाप बनती है, नहरों के ऊपर भाप बनती है, वो क्लाउड्स बनते हैं, विंड्स उनको लेके जाती हैं, एक जगह पर ठोस बनते हैं, दोबारा आते हैं, मेल्ट होकर पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। दैट मींस वो रिसाइकल सर्कल जो चलता है, दैट मींस नेचुरलिज्म। हर चीज में से डिविनिटी को आउट कर दिया। ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं आपको सब ये पता चलेगा, इन सब कॉन्सेप्ट्स के अंदर से डिविनिटी को किक आउट कर दिया गया है। यही था मॉडर्निज्म का खमियाजा। मगर वेट 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 वेट, एक तो नीचे भी रह गया। ए तू ब्रूते पोस्ट मॉडर्निटी, क्या मतलब है इसका? इन गंदे अंडों में एक ऐसा अंडा जन्मा जिस अंडे ने अपनी मां को खा लिया। इसीलिए विलियम शेक्सपियर का एक बड़ा जबरदस्त स्केच था जो उसने जूलियस सीजर के नाम पर खींचा, जो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट था ग्रीक में। गो के ये जुमला एक फिक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ए तू ब्रूते, दैट मींस यू टू ब्रूटस। का मुराद ये है कि जूलियस सीजर को जब सब लोग मारने के लिए आए तो उन खंजर मारने वालों में उसका जिगरी दोस्त भी था, उसका यंग चैंप भी था जिस पर वो बड़ा एतमाद किया करता था। जब उसने खंजर मारा तो जूलियस सीजर ने मरने से पहले जो जुमले बोले वो थे, ए तू ब्रूते यू टू ब्रूटस। यानी मॉडर्निज्म के कलेजे में खंजर मारने वाला एक गंदा अंडा पोस्ट मॉडर्निज्म है। आज वो लोग जिनको कंजर्वेटिव कहा जाता है, वो लोग जो क्लासिकल लिबरल के नाम से जाने जाते हैं, वो लोग जिनको आर्ट ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाता है, मजे की बात बताऊं, वो माजी के मॉडर्निस्ट थे, माजी के लिबरल थे, मगर आज वेस्ट में उनको क्लासिकल लिबरल कहा जाता है। वो सेंटर शिफ्ट होता है। आमतौर पर डिफाइन करने के लिए किसी आइडियोलॉजी को लेफ्ट से राइट में काउंट किया जाता है। जो सोसाइटी जितना ज्यादा राइट से लेफ्ट होती है, मॉडर्न माइंड के मुताबिक वो उतना ज्यादा तरक्की याफ्ता होती है। और बाद वक़ात कुछ लोग कहते हैं सेंटर। मगर जो सोसाइटी जितना ज्यादा लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है, यानी लेफ्ट विंग से राइट विंग की तरफ, उतना ज्यादा वो डिक्लाइन की तरफ मानी जाती है। मॉडर्न माइंड के मुताबिक ये माना जाता है। मजे की बात यह है कि मॉडर्निज्म ने जवान बच्चों को जो लॉलीपॉप दिया था, वो लॉलीपॉप चूसते चूसते वो सेंटर लेफ्ट विंग की बजाय रेडिकल एक्सट्रीम लेफ्ट विंग की तरफ चला गया। और उनके जाने के बाद वो लोग जो कभी लिबरल और मॉडर्निस्ट हुआ करते थे, वो कंजर्वेटिव बन गए, वो सेंटर शिफ्ट हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, क्यों ना आपको सुना दिया जाए। जॉर्डन पीटरसन एक क्लासिकल लिबरल है। ये बंदा पोस्ट मॉडर्निज्म के सख्त खिलाफ है। मगर जब हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के सख्त खिलाफ है, तो दैट डजंट मीन कि ये कोई रिलीजियस आदमी है। नहीं 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 नहीं, वो खुद क्लासिकल लिबरल है। मगर उनको अब समझ आई है कि जिस बच्चे को हमने कल मोबाइल दिलवाया था, वो मोबाइल दिलवाया था कि वो आवाज़े हक चैनल देखेगा, वो मोबाइल दिया था कि वो ईमान यूनियन देखेगा, वो तो देखना शुरू हो गया है छैया छैया, वो तो देखना शुरू हो गया है कच्चा बादाम। You need to understand postmodernism because that's what you're up against, and you're up against it far more than you know or think. And it's a much more well-developed and pervasive, pernicious, nihilistic, intellectually attractive doctrine than has yet
come to public realization. It absolutely dominates the humanities and increasingly the social sciences in the university. So the first thing that you might want to note about postmodernism is that it doesn't have a shred of gratitude. And there's something pathologically wrong with a person who doesn't have any gratitude, especially when they live in what so far is the best of all possible worlds. And so if you're not grateful, you're driven by resentment, and resentment is about the worst emotion that you can possibly experience apart from arrogance. Resentment, arrogance, and deceit. There's an evil triad for you. And if you're bitter about everything that's happening around you, despite the fact that you're bathed in wealth, then there's something absolutely wrong with you. You know, they do not communicate with one another because they can't. All there is a struggle for power. And if you're in the predator group, which means you're an oppressor, then you better look out, because you're not exactly welcome. And neither are your ideas. Our society needs to figure out how to stop shunting public tax money to radical left-wing activists. If we were doing that for radical right-wing activists, there would be an absolute storm. But it's happened incrementally since the 1960s, and it needs to stop. So that's partly what the conservatives, not only conservatives, but also liberals, true liberals in the English sense, are up against. I mean, what's happened also as a consequence of this postmodern neo-Marxist intellectual invasion is that the center keeps moving. It's moved way to the right now. So if you're a classic liberal, you've become a conservative. Well, now you've got something to sell to young people. You can sell them freedom of speech, and you can sell them responsibility.